हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय प्रयास। अब राष्ट्रीय प्रयास शब्द से ही पर्याप्त संकेत मिल रहा है कि भारत जब राष्ट्र बना, यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, इन बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे। अब बात रह गई जैसे होता है ना कि अगर व्यक्ति कमज़ोर है परंतु उसके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है अपने धन संपत्ति मान सम्मान स्वाभिमान को रक्षा हेतु, तो वह उच्च वर्गों द्वारा या सबल पक्ष द्वारा अत्यधिक शोषण किया जाता है या अत्यधिक उसे जो है दूसरे का खैरात में या व्यवस्था में सेवा करना पड़ जाता है। चाहे वह स्त्री पुरुष के बीच का मामला हो, चाहे वह जातिगत मामला हो, दोनों में यह परिस्थिति देखी जाती है या पाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति या समाज स्वभाव से ही सुखभोगी होता है। परंतु अगर वह सुखभोगी सही रास्ते से है तो सबकी उन्नति और प्रगति का कारण बनता है, लेकिन अगर वह सुखभोगी शोषण से है तब वह सुख भोगना जो है वो खतरनाक होता है या समस्या उत्पन्न करता है। तो महिलाएं जो है पुरुष प्रधान समाज होने कारण से महिलाएं हमेशा सेवा की भूमिका में ही रही हैं या सहयोगी की भूमिका में रही हैं, जिसके कारण से समाज में समानता का, स्वतंत्रता का या समान विकास के लिए यह आवश्यक हो गया कि महिलाओं को कुछ स्पेशल, कुछ विशेष सुरक्षा, सहायता, सहयोग इत्यादि प्रदान करना आवश्यक पड़ेगा, जिसके कारण से सरकार जो है स्वतंत्रता के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में आज अर्थ समझेंगे, किस दृष्टिकोण से प्रयास किए गए हैं। फिर आगे की वीडियो में डिटेल सा उसका अध्ययन धारा के अंतर्गत किया जाएगा, यानी उसके प्रावधान के अंतर्गत किया जाएगा। अगर बात करें तो सरकार ने इनके लिए महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा है तो राष्ट्रीय स्तर पर 3 महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। पहला है संवैधानिक प्रयास, दूसरा है सामाजिक प्रयास, तीसरा है न्यायिक और प्रशासनिक प्रयास। अगर हम बात करें संवैधानिक प्रयास का तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान की रचना के साथ ही महिलाओं को भी पुरुषों के समान बहुत से अधिकार या सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं, चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे वो मूल कर्तव्य हो, चाहे वह नीति निर्देशक तत्व हों, सब में जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति, शिक्षा, उपासना, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अंतर्गत अपने मान सम्मान और उपासना की सुरक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, ये सब जितने भी हमको मूल अधिकार के संबंध में प्राप्त हैं वह पुरुषों के समान स्त्रियों को भी प्राप्त हैं। उसी तरह से जो नीति निर्देशक तत्व है राज्यों का क्या दायित्व बनता है अपने राज्य के अंतर्गत जनसंख्या के प्रति, उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए सिंहासन पे हो चाहे वो जनता के रूप में हो, सबके लिए ये समान रूप से एक निर्देश है, उसमें भी भेदभाव नहीं किया। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब व्यवस्था किया गया है। मूल कर्तव्य ये जो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वास्तव में संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, किसी भी के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव का विचार नहीं किया गया है, अर्थात उनको भी संवैधानिक रूप में समान दर्जा मूल अधिकार के संदर्भ में, मूल कर्तव्य के संदर्भ में, मूल नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में भी उन्हें प्रदान किया गया है। और एक और बात है आरक्षण, जहाँ पर इनकी स्थिति कम है या इनका संख्या कम है या इनका प्रतिनिधित्व कम है, वहाँ पर संविधान के अंतर्गत इनको स्पेशल आरक्षण प्रदान करते हुए जो है आगे बढ़ाने की बात की। जैसे ग्राम पंचायत के अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण प्रदान है, लेकिन अभी भी लोकसभा और राज्यसभा में जितना होना चाहिए इनका प्रतिनिधित्व वो नहीं है, उसको भी
आगे के सुधारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीद है कि सरकार जल्दी लाएगी, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा में भी इनका प्रतिनिधित्व होगा, ताकि वह अपना प्रतिनिधित्व, अपना विकास, अपना नेतृत्व, अपने लिए नियम निर्माण और अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। ये रहा संवैधानिक स्तर पर सरकार का प्रयास। अगर हम सामाजिक स्तर के प्रयास की बात करें, समाज का अर्थ ही होता है जहाँ संबंध पाया जाए वहाँ समाज है, यानी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध, व्यक्ति और समाज के बीच संबंध। जो संबंध हैं उन संबंधों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, चुनौतियां हैं, कोई रूढ़िवादिता है, कोई अंधविश्वास है, या किसी प्रकार का अत्याचार है या गलत परंपरा है, इन सब बातों पर सामाजिक स्तर पर भी राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत उचित ज्ञान देना, उचित सुधार करना, उचित निर्देश देना, उचित ढंग से समाज को समायोजित करना, समाज में हिंसा, अश्लीलता को रोकना इत्यादि संबंधी बातों को ज्ञान के तौर पर, व्यवहार के तौर पर, प्रशासनिक नियंत्रण के तौर पर भी ये सब प्रयास सरकार सामाजिक स्तर पर करती रहती है। उसके बाद सरकार न्यायिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती रहती है, जिसमें हत्या है, दहेज उत्पीड़न है, प्रताड़ना है, घरेलू हिंसा है। उसमें जो है फोर्स में अब तो महिलाओं के भी फोर्स का गठन होने लगा है। प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या सुरक्षा बल है, उन सब के माध्यम से भी सरकार जो है अपना प्रावधान कर रही है। न्यायिक स्तर पर भी उन्हें बहुत से अपराधों के संदर्भ में बहुत से न्यायिक प्रावधान किए गए हैं। इसका ये प्रोसेस होगा, इतना दिन में होगा, इस तरह से कर दिया जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था सब की गई है, जो सरकार तीनों स्तरों से अपना काम महिलाओं के सुरक्षा के संदर्भ में, उनके आत्मरक्षा के संदर्भ में या उनके व्यक्तित्व के विकास को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तीनों स्तर पर सरकार क्या करती है, प्रयास करती रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु सरकार किस तरह से प्रयास करती है। अब इन्हीं सब बातों को हम लोग आगे की वीडियो में धारा, अनुच्छेद और धारा के अंतर्गत देखेंगे कि न्यायिक स्तर पर कौन कौन सी धारा लगती है, किस अत्याचार पर कौन सी धारा लगती है, सामाजिक स्तर पर होने वाले अत्याचार के अंतर्गत क्या धारा है, क्या सज़ा का प्रावधान है। इन सब बातों को आगे की वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे। चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए छोटा छोटा करके मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।